सावरकर के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें लोग जानते ही नहीं, और ऐसी ही कुछ बातें हमने और भी पता लगाई हैं। इन्हें भी आज आपको जानना चाहिए। सुभाष बाबू ने सावरकर सदन में लगभग 3 घंटे तक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें भारत से शीघ्र पलायन की प्रेरणा की। ये 22 जून 1940 की तस्वीर है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वीर सावरकर से मिलने के लिए उनके घर गए थे। करीब 3 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई थी। बताया जाता है कि सावरकर ने ही नेताजी से कहा था कि देश को आजाद करवाना है तो उन्हें देश के बाहर जाकर और सेना बनाकर अंग्रेजों से युद्ध करना होगा। सावरकर की प्रेरणा से अगले साल ही नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच गए और 2 साल के अंदर आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। सुभाष ने उनसे कई बातें पूछी, कई शंकाएं, आशंकाएं, और जो बार बार जिस बात पर वो बल दे रहे थे वो दे रहे थे कि यहाँ आप एक मूर्ति तोड़ देते हैं, एक मूर्ति को काला कराते हैं, एक को कुछ और कर देते हैं। ये मूर्तियाँ तोड़ने से भारत आज़ाद नहीं होगा। ये बहुत छोटी बातें हैं। सुभाष, आप जैसे कद का आदमी किसी बड़ी सेना की तैयारी करें, और वो तैयारी तभी हो सकेगी जब आप बाहर जाएंगे। जितनी जल्दी हो भारत को छोड़ें, विदेश निकलें, रंगून, सिंगापुर, यहाँ से जुड़ के हो सके तो जापान हो उनसे, और उससे पहले हिटलर से मिलें और उसके आगे अपनी शर्त रखें कि उसकी क्या शर्तें होंगी अगर आप उसके साथ मिलके और फिर अंग्रेज़ों को हटाएं। लेकिन ये सारी इंस्ट्रक्शंस के वो वहाँ से आए और फिर उन्होंने और 9 जुलाई से उन्होंने भर्ती शुरू कर दी थी, 9 जुलाई। और उस समय उन्होंने फिर आने के लोग 14 से और 22 वर्ष तक के जवान, जिसको उन्होंने एक नाम दिया था टोक्यो कैडेट्स, ये आर्मी उन्होंने बनाई थी, टोक्यो कैडेट्स। 60 लोग थे, जिसमें 20 नेवी के थे, 20 एयरफोर्स के थे और 20 आर्मी के थे। ये हिरेंद्र श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने वीर सावरकर के जीवन पर गहन शोध किया और उन पर 17 से 18 किताबें लिख चुके हैं। उनके शोध से सावरकर के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। सावरकर को इस देश में सालों तक तिरस्कार के भाव से देखा गया, लेकिन सच यह है कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। कवि, क्रांतिकारी, विचारक, समाज सुधारक और देश के सच्चे सपूत के तौर पर सावरकर को उनके दुश्मन भी बड़ी हैसियत से मानते थे। चर्चिल ने तो अपने एक जगह कहा था कि मेरी फौजें, मेरी सेनाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जब शिथिल पड़ जाती हैं, जब हतोत्साहित होती हैं, उनका मनोबल टूटने लगता है, तब आई वुड टेक आउट दिस बुक 1857 and read out the last 2 chapters on Tatya Tope and Jhansi Ki Rani, and they would infuse into them a new spirit. उनके अंदर एक नया जोश पैदा होता है, एक नया उत्साह पैदा होता है, और वो बड़े उससे लड़ती हैं और कई स्थानों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। इसलिए कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैंने उनके टूटते हुए मनोबल में एक नई प्रेरणा दी। ये चर्चिल के इसमें वर्णन आता है। सावरकर की सच्ची बातों को देश के सामने लाने से कुछ लोग डरते थे। यही वजह है कि सालों तक उनकी छवि एक विवादित व्यक्ति की बनाई गई, और ये पूरी साजिश के साथ आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। सावरकर ने देश के युवाओं को प्रेरणा देने वाली और देश को नए विचार देने वाली जो भी रचनाएं की थी, उन्हें भी आजादी के करीब 5 साल तक देश के सामने नहीं आने दिया गया। महत्वपूर्ण ये है कि उन पुस्तकों को जो चर्चिल को पसंद थी या वहाँ के लोगों को पसंद थी या वहाँ ख़रीदी जा सकती थी, मैडम कामा लेके उसको आई थी हॉलैंड से, यूरोप में अवेलेबल थी, उन पुस्तकों को आज़ादी के 4 साल बाद भी बैन रखा। किसने रखा? कौन था देश का मुखिया? सावरकर के संपूर्ण साहित्य को, जो पूरी तरह से भारत की आज़ादी पर बेस्ड है, भारत के
इतना प्रेरक, इतना है वो, उतना आपको उत्साह देता है। ये सब भारत के संघर्ष से, भारत के क्रांतिकारियों से जुड़े हुए साहित्य है। उस साहित्य को भी 1953 तक आज़ादी नहीं मिली। ये शायद लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एफर्ट्स थे कि उन्होंने कहा कि ये साहित्य और इस पर भी हथकड़ी लगी हुई है, ये बंद है साहित्य, इसको खोलो, इसको ट्रांसलेट करवाओ और भाषा के लोगों से कहो। तब 53 के बाद लोगों को पता चला कि सावरकर साहित्य क्या है। इन बातों से यही दिखता है कि सावरकर के साथ साजिश की गई थी, जिससे आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को बिल्कुल भुला दिया जाए। लेकिन कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, सावरकर जैसे देश के नायक भुलाए नहीं जा सकते हैं। अमित प्रकाश, जी मीडिया। अब आप समझ गए होंगे कि कई बार ऐसा होता है जब देश के बड़े बड़े नेता, देश की सरकारें इतिहासकारों के साथ मिलकर, बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर, पत्रकारों के साथ मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि कुछ खास लोगों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको कभी पता नहीं चलता। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी अगर आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उन्हें पाठ्यक्रम से हटा दिया जाएगा। कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वहाँ भी पाठ्यक्रम से हटाना सरकार के हाथ में होता है। इसके बाद पुस्तकों में उनके बारे में इतिहासकार कभी कुछ लिखेंगे नहीं, और जो देश का मीडिया है वो भी अखबारों में और टीवी चैनल्स में उनके बारे में कभी भी आप तक सही बातें नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बारे में आपको ज़रूरत से ज़्यादा बताया जाता है। यानी आपके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया जाता है कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे, घर में रहेंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बाजार जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, पार्क में जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, आपको हर जगह कुछ खास नेताओं के नाम ही याद आएंगे, कुछ खास नेताओं के नाम ही आपको पढ़ने को मिलेंगे, कुछ खास परिवारों के नाम ही आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आप जिस अस्पताल में पैदा होंगे उस अस्पताल का नाम भी उन्हीं नेता या परिवार के नाम पर होगा। जिस पार्क में जाएंगे वहाँ भी उन्हीं का नाम होगा, जिस एयरपोर्ट पर जाएंगे वहाँ भी उन्हीं का नाम होगा, जिस सड़क पर जाएंगे उस सड़क का नाम भी उन्हीं कुछ खास नेताओं में से किसी एक के नाम पर होगा। जिस योजना से आपको वजीफा मिलेगा वो भी उन्हीं के नाम पर होगा, जिस योजना के तहत आपको रोजगार दिया जाएगा वो भी उन्हीं के नाम पर होगा, और जिस योजना के तहत आपको कोई और लाभ दिया जाएगा आपके घर में बैठे हुए वो भी उन्हीं के नाम पर होगा। इसलिए आपके देश के दिमाग में एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गया है। जब देश को ऐसा लगने लगा था कि हमें जो आज़ादी मिली है या देश जो आज है वो कुछ मुट्ठी भर चंद नेताओं की वजह से ही है, जबकि ऐसा है नहीं।